मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माध्यमिक शिक्षण फ्री ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दूं, इस चैनल में आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रसारित की गई एनसीईआरटी सिलेबस पर कक्षा 8वीं 9वीं एवं 10वीं की गणित की बुकों का अध्ययन किया जाता है। आइए स्टूडेंट, आज की क्लास में क्या है आपके लिए। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए कक्षा 10वीं की विषय गणित से अध्याय 4, जो कि द्विघात समीकरण। कौन सा अध्याय है? अध्याय 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। वह हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपको बता दूं, इससे पहले की हमने क्लासों में अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 का पूर्ण रूप से अध्ययन कर चुका है। यदि आपने उन अध्यायों को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उन तीनों अध्याय की लिंक डली हुई है, आप वहां से उन तीनों अध्यायों का अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में है द्विघात समीकरण। तो आपने इसके पहले समीकरण वाली क्लासों में आपने देखा है कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। बहुपद में आपने देखा है कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, एक घात वाले समीकरण को क्या कहते हैं, तीन घात वाले समीकरण को त्रिघात समीकरण क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, ये चीजें आपने पहली क्लासों में, इससे पहले की क्लासों में समझ चुका है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट द्विघात समीकरण से। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? कोई भी समीकरण आपको पता है किस रूप में लिखा जाता है, एक घात वाला हो, दो घात वाला हो या तीन घात वाला हो, उसे किस रूप में लिखा जाता है, ax प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। x प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0, यानी कि आपको एक लाइन में कहा जाए द्विघात समीकरण की घात, यानी द्विघात समीकरण की परिभाषा आप बोलना चाहेंगे तो आप इसे कह सकते हैं कि एक चर वाला ऐसा रैखिक समीकरण जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 की है। जिसकी सबसे बड़ी घात कितने की है, 2 की है। यदि हम ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, इसमें यदि हम 2 की घात लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। जहां a b c एक वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है? एक वास्तविक संख्या है। और x क्या है? चर राशि है। x क्या है? एक चर राशि है। और abc एक वास्तविक संख्या यानी कि एक अचर राशि है। तो यही है द्विघात समीकरण। हमें अध्याय 4 में इसी द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है कि हम आपको एक कोई कथन दिया रहेगा, आप उसे द्विघात समीकरण में कैसे बदलते हैं। या फिर कोई समीकरण दे देगा आपको दो पक्षों वाला, जिसमें जिन दोनों और के बीच में आपको बराबर का चिन्ह होगा, उसे कहेगा आप जांच कीजिए कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। और आपको द्विघात सूत्र का उपयोग करना होगा इसमें, और इसी के साथ साथ द्विघात समीकरण को प्रूफ भी करना होगा, उनके मान ज्ञात करना होगा। और आपने इससे पहले बहुपद में बहुत अच्छी तरह से समझा है कि एक घात वाले समीकरण को क्या कहते हैं, दो घात वाले समीकरण को क्या कहते हैं, और एक घात वाला समीकरण क्या होता है, दो घात वाला समीकरण क्या होता है, तीन घात वाला समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होते हैं। इस तरह से आपने पहले, इससे पहली वाली क्लासों में आपने पढ़ चुका है बहुपद में कि घात के रूप में और पद के रूप में भी आपने पढ़ चुका है कि एक पद वाला समीकरण क्या होता है, दो पद वाले समीकरण क्या होते हैं, तीन पद वाले समीकरण क्या होते हैं, द्विपद, त्रिपद, इस तरह के जो जिसमें एक पद दो पद होते हैं वह क्या कहलाते हैं, द्विपद त्रिपद समीकरण कहलाते, बहुपद कहलाते। लेकिन यहाँ पे क्या है, द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण। आपने बहुपद में इसी चीज को पढ़ा था, द्विघात बहुपद, यानी कि एक चर वाला समीकरण जिसमें सबसे बड़ी घात कितने की हो, 2 की हो, ऐसा समीकरण क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। तो आइए स्टूडेंट, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं द्विघात समीकरण। तो इसे लिखते गए से आपने देखा इसका रैखिक रूप किस तरह से लिखा जाता है, ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। इस रूप में हम किसी भी द्विघात समीकरण को लिखते हैं। और यदि आपको प्रूफ करने भी आ गया कि द्विघात समीकरण को प्रूफ कीजिए, तो आप सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखेंगे इसका रैखिक युग्म, यानी इसका रैखिक समीकरण कि ये क्या होता है। उसके बाद ही आप प्रूफ करेंगे। यदि 3 की बड़ी घात होती है तो क्या यह द्विघात समीकरण कहलाएगा। यदि इसमें इस चर राशि में यदि 3 की सबसे बड़ी घात है तो क्या यह द्विघात समीकरण कहलाएगा? जी बिल्कुल नहीं कहलाएगा। और यदि किसी कथन में आपको गणितीय विधि, गणितीय रूप में बनाने बोला और वहां आपको प्रूफ करने के बाद ज्ञात होता है कि किसी चर राशि की जो घात है वह कितनी है, जो सबसे बड़ी घात है वह कितनी है, 3 है,
तो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि द्विघात नाम से ही वो प्रचलित है कि उसकी उस समीकरण की घात कितनी होना चाहिए, सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, वही क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो आइए स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण और देखते हैं कि हम किस तरह से द्विघात समीकरण को हल करते हैं, किस तरह से द्विघात समीकरण की वैल्यू निकालते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से, हम स्टार्ट करेंगे द्विघात समीकरण को। तो देखते हैं द्विघात समीकरण किस तरह से बनाए जाते हैं, उसका मानक रूप क्या है, उसका प्राकृत रूप क्या है। अभी आपने देखा द्विघात समीकरण में a b c क्या होती है, एक वास्तविक संख्या, और उसी के साथ जो x y z a जो सारे के सारी क्या होती है, चर राशियां। और द्विघात समीकरण में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चर राशि देखने को मिलेगी। आपने इससे पहले वाले अध्याय में देखा होगा, वहां पे 2 चर राशियां थी, x y y z u v s t m n, इस तरह से 2 यानी एक ही समीकरण में कितनी चर राशियां थी, 2 चर राशियां, और उनके युग्म भी देखे थे आपने। लेकिन यहाँ पर उस तरह का कुछ नहीं है, यहाँ पर है समीकरण, वो भी कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण। उसका आपने रैखिक रूप देखा, एक मानक रूप देखा कि क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आइए हम अब एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि क्या होते हैं द्विघात समीकरण। तो हम लेते हैं उदाहरण नंबर 1। तो उदाहरण नंबर 1 में क्या है, उदाहरण नंबर 1 में एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की सहायता से हम समझेंगे कि क्या होते हैं द्विघात समीकरण, हम बनाते किस तरह से और हल कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे, कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं, और वे दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं और वह दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का जो गुणनफल है, कंचों की संख्या का गुणनफल बोल रहा है, यानी उनके पास अब 5-5 खोने के बाद जितने बचे उनका गुणनफल यदि उनका गुणा किया जाए तो वह कितना होता है, 124 होता है। तो हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में यानी उनके घूमने के पहले उनके पास कितने कितने कंचे थे, कितने कितने कंचे थे। तो हम यहाँ इस एग्जाम्पल के सॉल्यूशन में यदि हम सबसे पहले माना कि किसी एक के पास, यानी हम मान लेते हैं कि जॉन के पास x कंचे थे, कितने कंचे थे, x कंचे थे। तो जब इन दोनों को मिला करके कंचों की संख्या कितनी हो रही थी, 45। तो जब जॉन के पास x कंचे थे तो ज्योति के पास कितने कंचे रहे होंगे, ज्योति के पास कंचों की संख्या कितनी रही होगी। अब 45 में से x को हम माइनस कर देंगे तो इसके कंचों की संख्या क्या हमको मिल जाएगी। और फिर क्या कहता है कि उन दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, 5-5 कंचे खो दिए, यानी इनमें से अब 5-5 माइनस कर दो, 5-5 घूम गए, यानी 5-5 क्या करते हैं हम माइनस कर देते हैं। और उसके बाद क्या बोला है कि 5-5 कंचे घूमने के बाद उनके पास उन कंचों की संख्या का यदि गुणा किया जाए, यदि हम इनका इस तरह से अब गुणा कर देते हैं, यदि हम इसका इस तरह से गुणा कर दे तो उसके बाद उनके पास कितने कंचे हो जाएंगे, 124 कंचे हो जाएंगे। कितने कंचे हो जाएंगे, 124 कंचे हो जाएंगे। तो अब हमें बताना है कि गणितीय रूप में क्या करना है, हम अब इस स्थिति को क्या करना है, गणितीय रूप में व्यक्त करना है। और उन्होंने कहा था क्वेश्चन में अंतिम में कि हमें जानना है कि इनके पास प्रारंभिक में कितने कंचे थे, यानी शुरू में इनके पास कितने कितने कंचे थे। यानी हमें एक तरह से कहा जाता है यहाँ पर अब x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले इसे गणितीय रूप में लाना होगा। तो गणितीय रूप में लाने के लिए इसे सबसे पहले इस तरह से हल करते हैं। तो जब अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 124। तो आइए इन दोनों का करते गुणा। तो इन दोनों का गुणा करने से पहले आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या थे, हमने 45 माइनस x माइनस 5, यानी इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 45 में से 5 गया तो 40 माइनस x बराबर 124। कितना लिख सकते हैं, 40 माइनस x बराबर 24। और उसके बाद अब क्या करते हैं, हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो कितना आएगा, ये देखते हैं, ये x है, ये 40 है, तो ये हो जाएगा 40x माइनस x स्क्वायर, फिर है माइनस 5 चौके 20 यानी कि 200, फिर माइनस 5x इज इक्वल टू 124।
4। तो ये आ गया हमारे पास इनका गुणा करने के बाद। तो अब आप देखिए ये कितना है 40x, ये कितना है 5x। तो ये 40x और ये 5x, यदि इन दोनों ये प्लस है माइनस समान चिन्ह वाली संख्या कटेगी यानी माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये क्या है 40 में से 5 गए तो कितना बच जाएगा 35x। और फिर ये कितना है माइनस 200। यदि इस माइनस 200 में अब इसका क्या करें हम, इधर पक्षांतर कर देते हो जाएगा माइनस 124 बराबर इधर हो जाएगा 0। और जब इधर हो जाएगा 0 तो अब समान चिन्ह वाली संख्या क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 35x, सॉरी प्लस है, प्लस 35x समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ेगी तो चिन्ह भी समान ही रहेगा। और ये कितना हो जाएगा 200 124 तो 324 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आप देखिए कि आप देखते हैं कि कोई भी जो समीकरण होता है वह इस तरह से ऋणात्मक रूप में नहीं होता। तो इसे हम क्या करते, धनात्मक करने के लिए ऋण का क्या करते, गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 324 इजिकल टू 0। तो अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो समीकरण आया किस रूप में आया है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो x की जो सबसे बड़ी घात है वह क्या है 2 है, और फिर जो b है वह ऋणात्मक में आपको समीकरण में मिला है, लेकिन जो इसका मानक रूप रैखिक रूप है वह क्या है धनात्मक ही लेते हैं हम। तो सब चीजें धनात्मक ली, लेकिन आपको एक चीज क्या मिल गई ऋणात्मक मिल गई। उसके बाद में प्लस 324 यानी कि c, जो c एक अचर राशि है वह क्या हो गया 324। अब आप देख सकते हैं यहाँ a b c क्या थे, एक वास्तविक संख्या थी यानी a की वैल्यू यहाँ 1 होगी। तो a क्या हो गया 1 हो गया, b क्या हो गया माइनस 35 हो गया, और c कितना हो गया 324 हो गया। तो अब हमने इसे गणितीय रूप में तो ला लिया, द्विघात समीकरण भी है, हमने इसे गणितीय रूप में भी ला लिया, और ये क्या है एक द्विघात समीकरण भी है। अब हमें क्वेश्चन में एक और चीज कहा गया है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमें यह जानना है कि आप प्रारंभ में इनके पास में कितने कंचे थे, प्रारंभ में इनके पास कितने कंचे थे। तो इस चीज को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इन दोनों का क्या करेंगे हम गुणनखंड, क्या करेंगे गुणनखंड। यानी कि आपने देखा है द्विघात बहुपद के किस तरह से गुणनखंड तोड़े जाते हैं। आपको यहाँ ये आंसर मिल गया है, जितना आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि गणितीय रूप से हल कीजिए। लेकिन हम यदि प्रश्न को अंत तक देखें और प्रश्न में क्या कहा गया है कि हमें प्रारंभ में कितने कंचे थे, तो यदि उसको प्रूव करना है कि हमारे इनके पास प्रारंभ में कितने कितने कंचे थे, तो क्या होगा आप देख सकते हैं, आपने द्विघात बहुपद पढ़ा है, वहां पर आपको इस तरह के बहुपद के गुणनखंड करने आए होंगे। तो आप इनके गुणनखंड तोड़ेंगे, यानी कि a और c का गुणा करेंगे, उसके बाद में b को इस रूप में तोड़ेंगे कि उसका क्या हो जाए, b और c को इस रूप में तोड़ेंगे कि वह एक किसी दूसरे रूप में आ जाए, क्या आ जाए एक किसी दूसरे रूप में आ जाए। और इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो वह कितना मिलना चाहिए हमको, AC के बराबर मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, AC के बराबर मिलना चाहिए। इस तरह से हम उसे तोड़ेंगे। तो आइए देखते हैं, सॉरी यहाँ प्लस होगा तो ये 45 हो जाएगा, कितना आना चाहिए 45 आना चाहिए। तो यहाँ प्लस कैसे होगा, हमने जब यहाँ माइनस और ये सॉरी ये माइनस और ये माइनस का गुणा किए थे तो यहाँ प्लस नहीं लगाया था, तो ये हो गया प्लस। यानी कि जो इक्वेशन आएगी वह क्या आएगी 45 क्या आएगी, कैसी आएगी 45 आएगी। बाकी सब सेम है। तो आप क्या करते हैं इनका गुणनखंड तोड़ेंगे। तो जब इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये 45 और इन दोनों का गुणा करने पर a और c का गुणा करने पर कितना आएगा 324। तो हम 45 को ऐसे दो रूप में तोड़ेंगे कि वह कितना हो जाए, जोड़ने घटाने पर 45 हो जाए और गुणा करने पर कितना हो जाए 324 हो जाए। तो आइए हम देखते हैं, हमने लिखा है बोर्ड में 9 ऋण 36, कितना लिखा है 9 ऋण 36, और ये क्या है सामने ऋणात्मक संख्या है, दोनों क्या है समान चिन्ह हो जाएंगे ऋण ऋण। यदि इसको सबसे पहले कर देते 9 प्लस 36 तो ये हो गया 45, और 9 गुणित 36 होता है आपका 324। और जब यहाँ ऋण का अंदर गुणा होगा तो ये इस तरह से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 36x, x का भी गुणा कर देते साथ में, प्लस 324 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ से आपको x के दो वैल्यू मिलेगी,
x की दो वैल्यू मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, अभी दो पद हो गए तो इन दोनों पदों में से यहाँ से यदि x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 9, और यहाँ से हम यदि 36 यानी कि -36 को कॉमन लेते हैं, यहाँ भी x माइनस 9 बचेगा। 36 से 324 9 बार में कट जाएगा, इजिकल टू 0। अब क्या आ गया, x माइनस 9 आपके पास कॉमन आ गया, और उसके बाद क्या बचा, x माइनस 36 इजिकल टू 0, यानी आपके पास क्या आ गया, x माइनस 9 1 बराबर 0 और x माइनस 36 ये एक गुणनखंड आ गया, इसके बराबर 0, यानी x में -9 के इधर पक्षांतर किए तो 9, और x में इधर यदि 36 का पक्षांतर किए तो धनात्मक 36, और दोनों संख्या क्या है, धनात्मक है। तो अब इनमें से दोनों दो वैल्यू आई, x की कितनी वैल्यू आई, दो वैल्यू आई। अब इस x का मान हम यदि इस समीकरण में रखते हैं, और जिसका मान रखने पर ये दोनों पक्ष क्या हो जाए, एक दूसरे के बराबर हो जाए। ये x की वैल्यू यहाँ रखने पर ये दोनों पक्ष क्या हो जाए, एक दूसरे के बराबर हो जाए, वही मान क्या होगा, x का मान होगा। तो ये देखते रख करके, अब x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो सबसे पहले रखते 9, तो ये हो जाएगा 9 9, यही रखते, ये कितना हो जाएगा, 9 9 81, 9 रखेंगे यहाँ तो 9 9 81 माइनस 9 गुणित 45 कितना हो जाएगा, 9 गुणित 45 यानी 9 5 45 की 5 आसिक का आया 4 9 4 36 और 4 40, फिर कितना बच गया प्लस 324 इजिकल टू 0। असमान चिन्ह वाली संख्या घटेगी, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, 5 में से 1 गया 4, और यहाँ से एक उधार लिए हो गया 10, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा 1, और ये क्या था, पहले माइनस था तो यहाँ माइनस लगेगा, ये प्लस 324, और ये प्लस माइनस कैंसिल, यानी 0 बराबर 0, यानी x बराबर 9, यानी कि x बराबर 9 इस समीकरण को क्या कर जाता है, संतुलित कर जाता है। क्या कर जाता है, संतुलित कर जाता है। तो इस कंडीशन में जो x की वैल्यू होगी वह होगी 9, यानी कि जो जॉन के पास सबसे पहले कंचे रखे रहे होंगे वह कितने रखे रहे होंगे, 9, और जब यहाँ से 45 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 36, यानी जीवंती के पास में 36 कंचे और जॉन के पास 9 कंचे, और इन दोनों को यदि आप मिलाते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर यदि दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा 45, और इन दोनों के पास कुल कितने कंचे थे, 45 कंचे थे। यानी आप इन जब ये आपके पास द्विघात समीकरण आ जाए तो उसके आप गुणनखंड तोड़ करके उसके x की वैल्यू यानी उसकी एक जो चर राशि हम मानेंगे, आप उसका मान इस तरह से निकाल सकते हैं, और गुणनखंड तोड़ने के बाद में आपको क्या करना होगा, उसे प्रूफ करना होगा कि यह सही में x की जो वैल्यू आ रही है वह समीकरण को क्या कर जा रही है, संतुलित कर जा रही है, यानी कि दोनों पक्ष क्या कैसे हो जा रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो जिस मान में दोनों पक्ष बराबर होंगे वही मान जो पक्ष में दोनों जब बराबर होंगे तो वही मान क्या होगा, हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा, और फिर हम उस मान को ऊपर पुट करेंगे, वही हमारे क्या होंगे, सही आंसर होंगे। अब ऐसे ही और एक एग्जांपल लेते हैं, इसी में आपको सेकंड क्वेश्चन और दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 1 में। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, आपने आई होप आपको एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब ऐसे ही देखते सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 रुपए है। तो इनमें से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, यदि खिलौने की मूल्य कितना है, एक खिलौने का मूल्य 55 रुपए है, यदि इनमें से 55 रुपए में से एक दिन में जितने खिलौने निर्माण करता है उसको यदि घटा दे तो प्राप्त संख्या के बराबर है। तो प्राप्त संख्या के बराबर है किसी एक दिन कुल निर्माण का जो लागत है वह लागत लगता है 750 रुपए। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो उस दिन क्या करना चाह रहे हैं, जिस दिन 750 रुपए उसे लागत लग रही है उस दिन कितने खिलौने बने होंगे, यही ये जानना चाहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मान लेते हैं कि एक दिन में वह कुटीर उद्योग वाला x खिलौने निर्माण करता है। माना कि एक दिन में
एक दिन में कितने खिलौने निर्माण करता है? वह x खिलौने निर्माण करता है। और आपको कहा गया है कि यदि वह एक खिलौने के मूल्य से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटा देता है तो वह क्या होता है? प्राप्त संख्या के बराबर होता है। वह क्या होता है? प्राप्त संख्या के बराबर होता है। यानी कि उनका मूल्य कितना है? 55 रुपए। कितना मूल्य है? 55 रुपए। और 55 में से वो कितना घटा देता है? x घटा देता है। और फिर क्या कहता है कि लागत कितनी लग रही है? 750 रुपए। लागत कितनी लग रही है? 750 रुपए। लागत कितनी लग गई? उसको एक दिन की लागत कितनी लग गई? 750 रुपए। तो वह ये कहना चाह रहा है कि अब एक दिन में, जिस दिन वह 750 रुपए उसको लागत लगी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो इनकी आप संख्या किस तरह से ज्ञात करेंगे? आपने देखा कि इतना क्या है? इसका रुपए है। और यह क्या है? एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने। और ये एक खिलौने का मूल्य है। यदि हम इन दोनों का गुणा कर दें, यदि हम इन दोनों का गुणा करते हैं, यानी कि x और ये 55 माइनस x बराबर 750, बराबर कितना रुपए लग गया हमको? 750 रुपए लग गया। तो अब यहाँ क्या होगा? आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 715। उसके बाद आप देखेंगे कि यदि इसका इधर पक्षांतर करते हैं और इस बड़ी घात वाली संख्या को सामने ला लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x क्या हो जाएगा? ये माइनस 750 इजिकल टू 0। इतना हो गया। अब आपने इसके पहले भी देखा था कि इसी तरह से ऋणात्मक समीकरण आया था, तो इसे धनात्मक किए थे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का गुणा किए माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0 प्लस 715 इजिकल टू 0। तो फिर अब आपके पास ये क्या आ गया? एक द्विघात समीकरण है। जी हाँ, बिल्कुल द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। इस रूप में हमें समीकरण आया है, यानी कि यह द्विघात समीकरण है। तो अब क्या कहा गया है? ये तो हमने इसे गणितीय रूप में प्रूव कर लिया कि ये कैसा होगा, इस तरह से होगा। अब हमें कहा गया है कि इसके जो हमने जो x माना था, इसका वह मान, यानी एक दिन में जो खिलौने बनाते हैं वो कितने खिलौने बनाते हैं ज्ञात करना है। तो एक दिन में खिलौनों की संख्या निकालने के लिए हम इस समीकरण के क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। इसके क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे द्विघात विधि से। और जब इसके गुणनखंड करते हैं उसके बाद हमें क्या पता चलता है? इसके गुणनखंड करने के बाद हमें x की वैल्यू मिलती है। और आपने इसके पहले वाले एग्जांपल में भी देखा कि हमें x की वैल्यू मिलती है, और जो x की वैल्यू इस समीकरण को संतुष्ट कर जाती है, हम उसी x की वैल्यू को मान लेते हैं और वहां यहाँ पर क्या रख देंगे? हम x की वैल्यू रख देंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर जब आप इसको तोड़ेंगे तो किस तरह से तोड़ेंगे। अब आपको थोड़ी सी बड़ी संख्या आ गई, इससे पहले वाले क्वेश्चन से बड़ी संख्या आ गई, तो आप इसे किस तरह से तोड़ेंगे? आप जानते हैं कि जो 55 है एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ क्या होता है? ए और सी का गुणा, और बी को ऐसे तोड़ना होता है कि ए सी के गुणनखंड के बराबर हो जाए और जोड़ने घटाने पर वह बी के बराबर हो जाए। तो यदि हम इसे 25 प्लस 30 लिख दे तो कितना होगा? 25 प्लस 30 कितना होता है? 55 होता है। और 25 तिया 75 और उसके बाद लगा दिए 0, यानी इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमें 750 मिलेगा, और इनका भी गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 750 मिलेगा। यानी कि अब एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स माइनस 13x प्लस 715 इजिकल टू 0। उसके बाद दो पद आ गए, आप यहाँ से x को कॉमन निकालते हैं तो x माइनस 25, और यहाँ से माइनस 30 को निकालते हैं तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 25 इजिकल टू 0। यानी कि x माइनस 25 इजिकल टू, और आपके पास दूसरा क्या आ गया? x माइनस 13 इजिकल टू 0। अब आप यदि इसे इस तरह से लिखे कि x माइनस 25 इजिकल टू 0, x माइनस 13 इजिकल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25, और यहाँ पर फिर से दूसरी x की वैल्यू आ जाएगी 13। यानी आपको x की कितनी वैल्यू मिल गई? 2 वैल्यू मिल गई। तो अब इन दोनों वैल्यू को आप यहाँ मान पुट कीजिए, और इन दोनों में से जो इसे शून्य कर जाएगा उसे आप क्या मानेंगे? उसे ही आप, इन दोनों पक्षों को जो बराबर कर जाएगा उसे ही आप इसकी मेन वैल्यू मानेंगे। और यहाँ से जो शून्य कर जाएगा वही क्या होगा? x होगा, और एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की वही संख्या होगी। तो आप
इसी के आगे और हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि हम उस एग्जाम्पल में क्या करना है कि हमें जांच करना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। आपको एक समीकरण दिया रहेगा दो पक्ष वाला, उसे आपको जांच करना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आप उसे किस तरह से जांच करेंगे, तो आइए हम देखते हैं। इसी की तरह और भी दूसरा सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, आपको यह बताना है कि यह क्या द्विघात समीकरण है या नहीं। आप बोर्ड में कुछ समीकरण देख पा रहे होंगे, आपको इनको प्रूव करके बताना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला समीकरण, यदि हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू 2x माइनस 3, यानी हम x माइनस 2 का होल स्क्वायर वाला यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 2ab यहाँ लगा सकते हैं हम a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2a और b, यानी कि x इंटू 2 प्लस 1 ये दिया हुआ है, इसके फिर बराबर में क्या है 2x माइनस 3 इतना है। फिर x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, फिर माइनस 2x में 2 का गुणा यानी कि हो जाएगा 4x, फिर प्लस 1 इजिकल टू 2x माइनस 3, इस तरह से हो गया। फिर आप देखेंगे x स्क्वायर प्लस ये कितना है प्लस 4, ये कितना है प्लस 1 यानी प्लस 5 हो जाएगा, और ये माइनस 4x तो माइनस 4x प्लस 5 इजिकल टू 2x माइनस 3 इजिकल टू क्या हो गया 2x माइनस 3। तो अब क्या करेंगे हम यहां से इस 2x को इस 2x का इधर पक्षांतर करते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, फिर ये माइनस 3 का इधर पक्षांतर करेंगे तो 5 प्लस 3 इजिकल टू 0, क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 इजिकल टू 0। और फिर उसके बाद यहाँ कितना होगा, आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ कितना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यानी प्लस माइनस समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ेगी, चिन्ह वही लगेगा 6x प्लस 5 और 3 8, कितना हो जाएगा 5 और 3 8 इजिकल टू 0, 5 और 3 8 इजिकल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपने देखा आपको एक समीकरण दिया हुआ था, आपने यहां से निकाला, और ये समीकरण क्या आपको इस रूप में दिख रहा है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में, जी बिल्कुल नजर आ रहा है। तो ये क्या होगा द्विघात समीकरण होगा, ये क्या होगा द्विघात समीकरण है। ये क्या है द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको समीकरण दिया हुआ था आपने इसे प्रूव किया। सबसे पहले इन x माइनस 2 के स्क्वायर में आपने सबसे पहले एक फॉर्मूला लगाया। कौन सा फॉर्मूला, x स्क्वायर यानी x a माइनस b के होल स्क्वायर का। तो वहां पे आपको क्या मिला x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फिर उसके बाद में आपने क्या किया, ये प्लस 1 आपके पास पहले से था, आपने प्लस 1 ये 4 आया तो आपने यहाँ पे ऐड किया तो कितना हो गया 5 हो गया। अब उसके बाद ये 4x आपका जैसा का वैसे दिया, और दूसरे पक्ष में क्या दिया हुआ था 2x माइनस 3, कितना दिया हुआ था 2x माइनस 3। तो उस 2x माइनस 3 का आपने पक्षांतर किया तो उसके बाद आपको क्या मिला, जब आपने 2x माइनस 3 का पक्षांतर किया तो उसके बाद आपको क्या मिला, इधर जब संख्या आई तो यहाँ से 2x माइनस आया तो प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। और फिर आपको एक समीकरण मिला x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, यानी यह क्या है एक द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी घात है चर राशि की वह कितनी है 2 है। अब ऐसे ही हम देखते हैं सेकेंड वाला कि क्या जो हमें सेकेंड समीकरण दिया है क्या वह भी द्विघात है या नहीं। आइए देखते हैं। ये क्या है x है और ये कितना 2x है, जब इसका अंदर गुणा होगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इजिकल टू x स्क्वायर प्लस 1। ये दिया हुआ है, हमने x का अंदर गुणा कर दिया। तो जब इसके बाद क्या करेंगे, अभी इनका इधर पक्षांतर करते हैं तो ये 2x स्क्वायर प्लस 3x
तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस 1 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 इजिकल टू इधर कुछ नहीं बचा यानी 0, तो 2x में से एक x जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, ये कितना है प्लस 3x माइनस 1 इजिकल टू 0, तो यह भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में, अतः द्विघात समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण है। इसी तरह से आपको प्रूव करना, यदि यहाँ पर x में, यदि किसी भी x में आपको 2 की घात नहीं आती तो वह क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। फिर इसी के आगे आपको थर्ड वाला एग्जांपल है, वह क्या है, इसमें 3 की घात है और इसमें भी 3 की घात है, तो अब हम देखते हैं कि क्या है 3 की घात वाला द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, तो ये a मान लो इसको और इसको क्या मान लो, b मान लो। तो जब a प्लस बी का क्या होता है, होल क्यूब होता है, और जब a प्लस बी का होल क्यूब होता है तो वह क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, यानी यहाँ पे लिखेंगे भाई a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a इंटू b, फिर क्या लिखेंगे कोष्टक में a प्लस बी इजिकल टू हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4। अब क्या करते हैं, एक्स का क्यूब प्लस, फिर ये क्या है 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3x, 3x क्यों होगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा ये, फिर x प्लस 2 इजिकल टू एक्स का क्यूब माइनस 4, फिर x का क्यूब प्लस 8 प्लस 6x का अंदर गुना होगा 6x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12x इजिकल टू एक्स का क्यूब माइनस 4। अब एक्स का क्यूब माइनस 4 का इस तरफ पक्षांतर कीजिए, तो एक्स का क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, इधर आएगा तो माइनस एक्स का क्यूब प्लस 4 इजिकल टू 0, तो माइनस से प्लस कैंसिल। अब क्या बच गया यहाँ 8 और ये 4 हो गया 12, यानी यहाँ क्या आ गया, सबसे पहले 6x स्क्वायर प्लस 12x और 8 और 4 12 इजिकल टू 0, इजिकल टू क्या हो गया 0। यदि हम यहाँ 6 से भाग देते हैं, यहाँ पे 6 से भाग चले जाएगा, 6 का 6 दूनी 12 6 दूनी 12 इजिकल टू 0। इस तरह से भी ये बन सकता है, यानी इसमें भी आपने देखा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में, यानी यह भी द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो जब यह भी द्विघात समीकरण है तो आपने देखा, आपको जो एग्जांपल में 2-3 क्वेश्चन हमने बोर्ड में लिखा था, वह तीनों क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण है। आपको इसी तरह से जांच करनी है कि क्या यह द्विघात समीकरण है या यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब ऐसे ही हम इन एग्जांपल्स की सहायता से अब आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसी अध्याय से, अध्याय 4 से प्रश्नावली 4.1, यानी इस अध्याय की पहली प्रश्नावली। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली 4.1 में पहला क्वेश्चन है। आपको पहले ही क्वेश्चन में बहुत सारे समीकरण दिए हुए हैं, उन समीकरण में आपको जांच करना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं, क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं, यह आपको जांच करना है। तो आइए देखते हैं इसमें आपको पहला क्वेश्चन क्या, पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इजिकल टू 2 कोष्टक में है x माइनस 3। तो हम इसे सबसे पहले इसे हल करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन में आप देखेंगे सबसे पहले आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, यानी कि a का वर्ग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर अंदर गुना कर दो 2x माइनस 3 दूनी 6, इस तरह से। उसके बाद x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, फिर x 2 का 2 और x 2x बराबर 2x माइनस 6, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसका इधर पक्षांतर कर लिया माइनस 2x प्लस 6 इजिकल टू 0। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ कि x स्क्वायर प्लस माइनस ये कैंसिल, यहाँ बच गया प्लस 6, यहाँ कितना बचा प्लस 6 बचा, यहाँ 6 बचा तो और ये 1 कितना हो गया ये 7 इजिकल टू 0। यहाँ कितना आ गया x स्क्वायर प्लस 7 इजिकल टू 0। तो क्या यह द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वह क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या नहीं है, बी एक्स नहीं है, क्या नहीं है, बी एक्स नहीं है। तो यहाँ हम इस समीकरण को क्या ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यदि इस रूप में लिखे तो कोई इसके मान में परिवर्तन आएगा कि उसका जो गुणांक है वह क्या शून्य है। तो जब उसका गुणांक शून्य है तो उसका मान भी कितना होगा, 0 होगा। और आप देख पा रहे हैं, और उसकी जो चर राशि है, उस चर राशि की जो घात है वह कितनी है, 2 है। तो जब चर राशि की घात 2 है तो आप आसानी से इसे कह सकते हैं कि क्या यह द्विघात समीकरण होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं यह समीकरण द्विघात समीकरण है। अब ऐसी सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 कोष्टक में है 3 माइनस एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, ये माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 3 दूनी 6, ये माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसका इधर पक्षांतर कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या बच गया, अब ये माइनस माइनस समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ेगी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या यह समीकरण द्विघात समीकरण होगा? जी हाँ, यह समीकरण द्विघात समीकरण है। यह समीकरण भी द्विघात समीकरण है, पहले समीकरण की तरह। अब यहाँ देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ क्या है, x माइनस 2x प्लस 1 ये इंटू में है, फिर x माइनस 1 x प्लस 3 फिर इंटू में है, तो इनका गुणा करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, इस संख्या का पक्षांतर इधर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, फिर है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए प्लस स्क्वायर माइनस स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद ये x और x कितना हो गया, 2x माइनस 2x, ये माइनस 2 और ये प्लस 3, यानी कि हो जाएगा प्लस 1, कितना हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। और आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आपको ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है, यानी माइनस 3x। अब हो गए पूरे गुणांक, अब हो गए पूरे गुणांक। हमने x से इस x को जोड़ लिया, 2x हो गया, ये माइनस 2x को उतार दिया। उसके बाद ये माइनस 3x को उतार दिया, माइनस 2 और प्लस 3 कितना हो गया, प्लस 1 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या बच गया, आप देखिए प्लस माइनस फिर ये कैंसिल, तो यहाँ बच गया माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस का गुणा करेंगे तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या यह द्विघात समीकरण होगा? यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपने 3 क्वेश्चन देख चुके हैं। 3 क्वेश्चन में पहला दूसरा क्वेश्चन द्विघात समीकरण था। अब आप उनमें इक्वल कर सकते हैं कि तीसरा जो समीकरण है वह द्विघात समीकरण क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी जो चर राशि की घात है वह क्या है, 2 से कम है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। अब ऐसे देखते हैं हम इसी का चौथा क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में x माइनस 3 2x प्लस 1 इंटू में है। फोर्थ क्वेश्चन x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ इसके बराबर में x प्लस 5 कोष्टक में, इस तरह से। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे और हम देखते हैं कि क्या यह इक्वेशन द्विघात समीकरण है या नहीं। इसका गुणा करेंगे तो x है, 2x है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू x का अंदर गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। फिर इसका इधर पक्षांतर कर देंगे, तो जब इसका इधर पक्षांतर कर देंगे तो आप देखेंगे 2x स्क्वायर, असमान चिन्ह वाली संख्या क्या होगी, घटेगी, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 5x
इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, अब ये 2x² और ये -x², तो यहाँ बचेगा x², 2 से 1 गया तो 1। फिर क्या होगा, ये समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ेगी, 5 5 10, अब बच गया 3, ये -3 इज इक्वल टू 0। तो यह क्या द्विघात समीकरण होगा, जी बिल्कुल होगा, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में इज इक्वल टू 0। अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। अब ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि क्या यह भी द्विघात समीकरण है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 2x - 1 x - 3, 2x - 1 x - 3 इज इक्वल टू x + 5x - 1, x + 5x - 1। इसका करेंगे सॉल्यूशन, तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसका अंदर गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 3 दूनी 6x, फिर है -x + 3, 1 का गुणा किए बराबर x² -x + 5x - 5। इस तरह से हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, ये हो गया 2x², ये 2x², फिर ये समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ गई 7x + 3 इज इक्वल टू, यहाँ x², असमान चिन्ह वाली संख्या घटेगी प्लस 4x - 5, इसका इधर पक्षांतर कर दो अब, तो ये हो जाएगा 2x² - 7x + 3 -x² - 4x + 5 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, x², असमान चिन्ह वाली संख्या घटेगी तो x² बचेगा, फिर ये 7x, यहाँ 4x, समान चिन्ह वाली संख्या, 7 और 4 11, 11x। अब यहाँ क्या बच गया, 5, यहाँ क्या बच गया, 3, 5 और 3 8 इज इक्वल टू 0। तो यह भी द्विघात समीकरण है। यह भी क्या है, द्विघात समीकरण है। यह भी द्विघात समीकरण है, क्यों है, क्योंकि इसमें भी x की जो घात है वह क्या है, 2 है, यानी इसकी जो चर राशि की जो घात है, जो पावर है, वह कितनी है, 2 है, और जिसकी घात या पावर 2 होगी वह क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। अब ऐसी छठवां क्वेश्चन, तो छठवां क्वेश्चन क्या है, यहाँ x² + 3x + 1, x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर आपको इधर दिया हुआ है, x² + 3x + 1 इज इक्वल टू, यहाँ a - b के होल स्क्वायर का सूत्र लगाइए, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, क्या हो जाएगा, -2ab इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, फिर आप देखेंगे x² + 3x + 1, ये हो जाएगा x² + 2 दूनी 4 - 2 दूनी 4x। इसका इधर पक्षांतर कीजिए, x² प्लस 3x + 1 -x² - 4x + 4x, सॉरी यहाँ 4 है, प्लस 4x इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या होगा, ax² प्लस माइनस कैंसिल, फिर क्या है, ये 3x है, ये 4x है, समान चिन्ह 7x, फिर ये असमान चिन्ह 1 और ये 4, तो ये -3 इज इक्वल टू 0। तो क्या यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जो x की पावर है वह क्या है, 1 है। कितनी है, वह x की जो पावर है वह कितनी है, 1 है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। क्या यह द्विघात समीकरण हो सकता है, जी बिल्कुल नहीं हो सकता। अब ऐसे ही देखते सातवां क्वेश्चन, ऐसे ही देखते सातवां क्वेश्चन। तो सातवां क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन है x + 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x, x + 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x, फिर क्या है, x² - 1, x² - 1। तो हम यहां पर क्या a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जी बिल्कुल लगा सकते हैं। इसका सॉल्यूशन तो वह क्या होता है,
a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, फिर बराबर। अब क्या करते हैं हम, क्या यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी, ए माइनस बी, फिर उसका गुणा करेंगे जितने ही आ जाएगा, इसका अंदर गुणा कर देते हैं, इजिकल 2x का क्यूब माइनस 2x, इतना हो जाएगा। उसके बाद आप क्या देखेंगे यहाँ पर, ये कितना है x का क्यूब, तो ये हो गया x का क्यूब, ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6x, x प्लस 2 इजिकल टू 2x का क्यूब माइनस 2x, 2x का क्यूब माइनस 2x बराबर। अब क्या होगा, x का क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इजिकल टू 2x का क्यूब माइनस 2x। अब क्या करते हैं, 2x का क्यूब माइनस 2x का इस तरफ पक्षांतर करेंगे, जब इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो x का क्यूब प्लस 8 प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x का क्यूब माइनस का प्लस 2x इजिकल टू 0, इस तरह से हो जाएगा। तब आप देखेंगे ये क्यूब है, ये भी क्यूब है, असामान्य चिन्ह वाली संख्या घटेगी, तो असामान्य चिन्ह वाली जब संख्या घटेगी तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगेगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। अब क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक ही है यानी प्लस 6x का स्क्वायर, फिर देखेंगे 1 से 12x और ये 2x धन 14x, फिर क्या होगा, यहाँ क्या बच गया, 8 बच गया यानी प्लस 8 इजिकल टू क्या बच गया, 0 बच गया। तो आप जो समीकरण है वो ऋणात्मक है, उसे धनात्मक करने के लिए ऋण का गुणा करेंगे, तो जब ऋण का गुणा करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको समीकरण नजर आएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ x की जो सबसे बड़ी घात है वह कितनी है, 3 की है, तो यह कौन सा समीकरण है, त्रिघात समीकरण है, तो यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं। फिर ऐसे ही अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन क्या है, अभी आपने देखा 7वां क्वेश्चन, उसमें क्या था, जो समीकरण हमें दिया हुआ था क्या हुआ, द्विघात समीकरण था, ये बिल्कुल नहीं था। आप देख रहे हैं प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन उसमें है, पहले क्वेश्चन का ये अंतिम क्वेश्चन, x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इजिकल टू आपको दिया हुआ है x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल क्यूब, इसके पहले आपने देखा था x प्लस 2 का होल क्यूब। तो यहां पर क्या होगा, आप देख सकते हैं, यहां पर होगा x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर, क्या है, x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इजिकल टू 0। उसके बाद जो यहां फॉर्मूला लगेगा वो काय का लगेगा, माइनस का लगेगा, इसके पहले काय का लगा था, प्लस का लगा था, तो पूरी संख्या क्या थी, धनात्मक थी। अब क्या है, माइनस है, तो संख्या कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, यानी कि इसका सॉल्यूशन x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इजिकल टू x का क्यूब माइनस a का क्यूब हो गया माइनस b का क्यूब माइनस 3a और b यानी x और 2, फिर x माइनस 2 यानी कि a माइनस b। इस तरह से देखिए, प्लस वाले में पूरी संख्या धनात्मक, माइनस वाले में पूरी संख्या ऋणात्मक, यही है a और b के होल क्यूब का फॉर्मूला है, a प्लस b का क्यूब हो या a माइनस b का क्यूब हो। तो अब क्या करेंगे हम, x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इजिकल टू x का क्यूब, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और ये 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6x, फिर ये x माइनस 2, x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इजिकल टू x का क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12 x, इस तरह से हो जाएगा।
फिर आप देखेंगे अब उसका इधर पक्षांतर करेंगे तो एक्स का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इजिकल टू को हटा के हम इस संख्या का इधर पक्षांतर करेंगे, माइनस एक्स का क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इजिकल टू 0 हो गया। उस तरफ कुछ नहीं बचा तो क्या होगा, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, फिर क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, असामान्य चिन्ह वाली संख्या घटेगी, 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर क्या बच गया एक्स, ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस 11x, फिर बच गया अचर पद यहाँ प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9, कितना हो गया प्लस 9 इजिकल टू 0, इजिकल टू क्या होगा 0। तो क्या यह द्विघात बहुपद है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0, क्या यह इस रूप में है? जी हाँ, यह समीकरण द्विघात समीकरण है। तो आपने देखा किस तरह से आपने प्रश्न क्रमांक 1 में द्विघात समीकरण की जांच की और आपने देखा कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण था, कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण नहीं था। अब ऐसे ही इसका सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में क्या करना है, निरूपित करना है। आपको कुछ स्थितियां दी हुई है विभारती के रूप में, उन्हें क्या करना है आपको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो पहला क्वेश्चन, पहली कंडीशन, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, पहला क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन, हमें एक आयताकार भूखंड का क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना है 528 मीटर स्क्वायर, क्या दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। इस तरह से हमें एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है तो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए आपको इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है और कहा गया है कि उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से कितनी है, 2 गुनी से 1 अधिक है, कितनी है 2 गुनी से 1 अधिक है। तो हम यदि यहां पर मान ले, माना कि भूखंड की चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2 गुने से 1 अधिक 2x प्लस 1, 2 गुना हो गया, इससे 1 अधिक हो गई। और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्षेत्रफल कितना है 528 बराबर लंबाई 2x प्लस 1, चौड़ाई x है तो ये 5 2 8 इजिकल टू, इसका जब अंदर गुणा होगा 2x स्क्वायर प्लस x, इस तरह से होगा। अब क्या कीजिए, इसका इधर क्या कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस x इजिकल टू, इधर जब पक्षांतर होगा इसका तो माइनस 528 इजिकल टू 0। तो क्या यह द्विघात समीकरण रूप में निरूपित हो गया? जी हाँ, यह द्विघात समीकरण रूप में निरूपित हो गया। तो यह किस तरह से हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस रूप में यह क्या हो गया, निरूपित हो गया। इसका जो आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ आपको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। इसका आंसर होगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। अब ऐसे ही देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इस कंडीशन में हमारा जो समीकरण निरूपण होगा वह कैसे होगा, यहां हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां लिखेंगे, माना कि एक पूर्णांक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, जैसे कोई गिनती हम मान ले 1, तो दूसरा क्या होता है, 1 में 1 जोड़े तो 2, फिर 2 में 1 जोड़े तो 3, यानी कि 1 अधिक, यानी x प्लस 1, क्या हो जाएगा x प्लस 1। और इसका क्या दिया हुआ है हमें, गुणनफल, गुणनफल कितना दिया हुआ है 306, गुणनफल बराबर 306।
तो अब क्या हो जाएगा, वह पूर्णांक क्या होंगे, इस कंडीशन को हम गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे, इनका गुणनफल है तो इनका क्या है गुणनफल, यानी x का और x प्लस 1 का गुणनफल कितना है 306 है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इजिकल टू 306। इस 306 का इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 306 बराबर 0, और ये आ गया आपका द्विघात समीकरण। क्या आपको दिख रहा है द्विघात समीकरण जैसे? जी हाँ बिल्कुल, यह आ गया आपका द्विघात समीकरण। अब ऐसे ही इसी का थर्ड क्वेश्चन, इसी का कौन सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हुआ थर्ड क्वेश्चन किस तरह से। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष की बड़ी है, रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष की बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का गुणनफल, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु क्या करना है, ज्ञात करना है। तो रोहन की वर्तमान आयु क्या होगी यह हमें बताना है। हम सबसे पहले मानेंगे यहां पर भी तीसरा क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन, माना कि रोहन की आयु x, तो मां की आयु क्या हो जाएगी 26 वर्ष बड़ी, यानी x प्लस 26। तो क्या कहा गया है, इनका गुणनफल, इनका क्या करना है हमें, गुणनफल आपको कितना दिया हुआ है 360, वो भी कब होगा 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद इनका गुणनफल कितना हो जाएगा 360, यानी कि 3 वर्ष बाद क्या होगा, ये x प्लस 3 हो जाएगा, ये x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा। तो इनका गुणनफल हमें कितना दिया हुआ है 360, इनका गुणनफल बराबर 360, इस तरह से हमें दिया है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे अब, x प्लस 3 फिर x 26 प्लस 3 29 इजिकल टू 360, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 3 9 3 27 के साथ हासिल का है 2 3 दूनी 6 और 2 9 इजिकल टू 9 3 27 के साथ हासिल 3 दूनी 6 और 2 8, कितना हो जाएगा 87 इजिकल टू 360 इजिकल टू 360। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 29 में 3 जुड़ेंगे यानी 32x प्लस 87 माइनस 360 का हमने इधर क्या किया पक्षांतर कर लिया, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x। असमान चिन्ह वाली संख्या घटेगी, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगेगा, तो अब इससे इसको घटाइए, 10 में से 7 गए 3, यहाँ बच गया 5, तो 5 में से 8 जाएगा नहीं, इसे बनाएंगे 15, तो 15 में से 8 गए तो कितना बचेगा 9, 9 और 8 कितने होते हैं 15, 9 और 8 16, तो 15 में से 15 बचेगा यहाँ, तो 15 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 15 में से 8 जाएंगे तो 7, तो और 8 15, यहाँ बच गया 2 इक्वल टू 0। तो यह क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में आ गया। तो ये क्या होगा आपका आंसर, यही है आपका द्विघात समीकरण का गणितीय रूप। अब ऐसे ही देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4 की क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बताता है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वह क्या है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसी की चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगा देती है। तो हमें रेलगाड़ी की क्या करना है, चाल ज्ञात करना है। तो एक किसी चाल से वह 480 किलोमीटर को पार करती है और फिर उसमें से हम 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार उसकी कम कर देते हैं, तो उसी दूरी को तय करने में वह 3 घंटे अधिक लगा देती है। तो हमें सबसे पहले मानना है, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना x मान ले हम, और जब हमने रेलगाड़ी की चाल को x मान लिया, अब इससे क्या करेंगे x मान लिया तो वह क्या करती है 480 किलोमीटर चलती है, 480 किलोमीटर। अब इसमें से 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दे, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्या कर दी हमने, कम कर दी, यहां से कम कर दिए। तो अब वह 480
किलोमीटर चलने में क्या लगा रही है, 3 घंटे अधिक। क्या लग रहा है, 3 घंटे अधिक लग रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 3 को क्या करेंगे, यहाँ ऐड कर देंगे। यहाँ पे 3 को कर दिए ऐड, यानी कि 480 किलोमीटर चलती है एक्स चाल होती है, तो कितना चल रही थी, 400 किलोमीटर। यदि वही चाल x माइनस 8 हो जाए तो वह कितना चलती, 480 में चलती तो 480 चल, लेकिन इसमें क्या हो जाते हैं, 3 घंटे अधिक लगते हैं। इसमें क्या लगते हैं, 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो इस तरह से बन जाएगा आपका 4th क्वेश्चन का इक्वेशन। तो अब कैसे बनेगा, तो आप देखिए 418x, यदि इसका इधर पक्षांतर कर दे तो ये भी 480 बटे x माइनस 8 बराबर यहाँ बचेगा 3। और यदि हम यहाँ 3 से भाग दे देते हैं तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 का 3, यहाँ हो गया 18, 3 6 18, 3 0 0 अपॉन में x माइनस यहाँ भी 160, 3 से हमने यहाँ भी भाग दे दिए। अब यहाँ 3 से भाग दे दिए तो ये कितना हो गया, 1 बच गया। अब क्या करते हैं हम, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो हो जाएगा 160x, फिर ये माइनस है तो माइनस, और क्या होगा, अब 160 का 8 से गुणा होगा तो 8 0 0, 8 6 48, 8 का 8 और 4 12, इतना हो गया। फिर ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस, अब x का गुणा इधर 160x, और इसका ये बराबर में क्या आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि हमने क्या किए, तिरिया को गुणा कर दिए और क्या कर दिए, घटा दिए। इनका तिरिया को गुणा करके क्या कर दिए हमने, घटा दिए। फिर उसके बाद हमें क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं 160x और वह 160x क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। फिर वहां कितना बचेगा, 112, कितना सॉरी 1280 बचेगा। कितना बचेगा, 1280 बचेगा। तो यहां पर इस तरह से बन जाएगी इक्वेशन। यहां से संख्या कैंसिल, यहां से क्या होगी, ये संख्या क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। और जब यहां से ये संख्या कैंसिल हो जाएगी तो आप देखेंगे कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और फिर ये दोनों का क्या होगा, इधर गुणा होगा, इन दोनों का किधर गुणा होगा, इस तरफ गुणा होगा। और जब इन दोनों का इस तरफ गुणा होगा तो आप देखेंगे एक की जगह क्या आ जाएगा, x 8 माइनस 1, क्या आ जाएगा, x माइनस 8, इस तरह से आ जाएगा। ये कैसे आ गया, इन दोनों का यहाँ क्या हुआ, तिर्यक का गुणा हुआ और इसका गुणा किधर हो गया, इसका भाग वाली संख्या का पक्षांतर हो गया, कहाँ, गुणा में हो गया। कहाँ हो गया, गुणा में हो गया। आप इसे इस तरह से ना बनाते हुए आप यहाँ पर और भी दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ तो पहले 3 से गुणा कर ही दिए, 160 बटे x ऋण 160 बटे x माइनस 8 इजिकल टू 1, इस तरह से। तो अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर तिर्यक को गुणा ना करते हुए इनको क्या करेंगे, हम इनको घटा देते हैं। तो जब हम इसको घटाएंगे तो हमारा जो लघुत्तम होगा वह क्या होगा, x माइनस 8 होगा, x माइनस 8 होगा, ये होगा हमारा लघुत्तम। तो यहाँ जब ये लघुत्तम होगा तो यहाँ क्या आएगा, x से x कैंसिल, तो 160 x माइनस 8 और फिर ये माइनस 160, ये हो जाएगा x बराबर 1। अब क्या होता है, इस भाग वाली संख्या का पक्षांतर इधर गुणा में और इनका हम अंदर कर देते गुणा, तो ये हो जाएगा 160x माइनस 1280 फिर माइनस 160x बराबर x। अब इन दोनों का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा। और फिर हम 160x से 160x कैंसिल, फिर क्या बच गया, x स्क्वायर माइनस 8x। इस धनात्मक संख्या के इधर पक्षांतर करेंगे तो काय में जाएगा, ये सॉरी ऋणात्मक संख्या का पक्षांतर किए काय में गया, धनात्मक में, इजिकल टू 0। और ये जो आया कैसे आ गया, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। तो ये थे प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा 8 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में देखा आपने 4 क्वेश्चन। और इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 में इसे गणितीय रूप में लेकर के आए, किस रूप में लेकर के आए, गणितीय समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में आपने क्या किया, निरूपित किया। तो आपने हर एक क्वेश्चन में आपने द्विघात समीकरण ला दिया। आई होप आपको ये काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसी के बाद अगली क्लास में पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 विथ एग्जाम्पल्स।
तो हमारे साथ प्रश्नावली 4.2 पढ़ना है तो आप सबसे पहले हमारे YouTube चैनल माध्यमिक शिक्षण को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी क्लासेस को लाइक कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि जैसे ही हमारी क्लासेस अपडेट हो आपको सबसे पहले पता चले और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।